हेलो गाइस, बोलो बोलो। अभी आप फिजिकल में हो तो बोलना चाहिए ना। ऑनलाइन में तो चलो आप एमोजीज एमोजीज ही खेलते थे मेरे साथ में। हेलो के लिए अलग एमोजीज, इसके लिए अलग एमोजीज। फेस टू फेस में तो आवाज कर सकते, कोई ऐसा अलाउड है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलो ऐसा। इन लोगों को घर पे घर वालों ने मार के भगाया है, बुलाया है तुम हमारे घर पे बोझ हो, जाओ निकल जाओ यहाँ से, इसलिए इतने दुखी है। ऐसे लगना चाहिए यंग जनरेशन है। वापिस एक बार शी, इससे तो अच्छे वो 11th के बच्चे होते हैं। ये देखो, इनको पूछो 11th में कितने यंग थे ये लोग। वापिस एक बार जरा अच्छे से थोड़ा मोती सर बाहर से आ जाना चाहिए, कोई गिर गया है। हाँ वापिस। सिर्फ चिन्मय का आवाज आया और थोड़ा बहुत ये ईशा का आवाज आया, बाकी किसी का नहीं आया। वापिस एक बार। राहुल आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। वापिस वापिस। हाँ अभी थोड़ा थोड़ा आवाज आया मेरे को। आप लोगों को आया ना आवाज? अभी आप लोग भी ऐसा घर पे बैठे बैठे बोलना चाहिए और वीडियो ऑन करो अपना, दिखना चाहिए आप लोग किधर हो। तो जो लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर देख रहे हैं बाद में रिकॉर्डेड, उनको बता दूं, कुछ बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन लाइव है, कुछ बच्चे फिजिकल है, बरोबर। तो हम दोनों मिलके, मतलब ऑनलाइन वालों को भी पढ़ा रहे हैं, फिजिकल वालों को भी पढ़ा रहे हैं। देयर इज सेम व्यू, बोथ आर गेटिंग। अच्छा, टुडे वी हैव गैदर्ड हियर, वैसे आपने स्लाइड देखा स्टार्टिंग के अंदर, अपन आज सीए इंटर का इंट्रोडक्शन लेक्चर के लिए आए हैं। सीए इंटर का इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है? अभी नॉर्मली प्रिजम्पशन क्या होता है कि मैं आज सीए इंटर का सब्जेक्ट बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, ऐसे सब बाद में। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लेवल आप पढ़ रहे हो सीए इंटर का, वो सीए इंटर बेसिकली होता क्या है। और जब भी रिजल्ट आता है ना, तो जो बच्चे पास होते हैं और जो बच्चे फेल होते हैं, मैं उन दोनों से बात करता हूँ और दोनों का व्यूज ना वापस जमा करके इसमें ऐड कर देता हूँ, कुछ पॉइंट ऐड किए हुए नहीं रहेंगे। तो इंट्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव होता है टू मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सीए इंटर एंड टू हेल्प यू टू प्लान योर स्टडीज। करेक्ट। अभी पहले सिंपल सी बात करते हैं। ये जो मेरे साथ फिजिकल बच्चे बैठे हैं, इनमें से इनके काफ़ी दोस्त पिछले बैच में थे, उनमें से कुछ पास हो गए, कुछ पास नहीं हुए। तो पहला चीज, सीए इंटर होता क्या है, कैन वी क्वांटिफाई इट? देखो, सीए इंटर को क्वांटिफिकेशन करना है ना, इट्स वेरी सिंपल टू क्वांटिफाई। देखो, मैं जो लिखूंगा सब आपको दिखेगा। बहुत बड़ा बोर्ड है मेरा, आपको दिखाता हूँ। देखो कितना बड़ा बोर्ड है मेरा। आपके नोटबुक के 10 पेज हो जाएंगे मेरे एक बोर्ड में। सो सीए इंटर, अभी आपको पहला चीज ना इसका डिफरेंशिएशन समझना चाहिए। हम हर चीज को ना हमेशा 12th से कंपेयर करते हैं। हमारा क्या है, 12th एग्जाम और 10th एग्जाम, ये दो ही एग्जाम ऐसा है जो बच्चे जिंदगी में सीरियसली देते हैं और जिसमें उन्होंने पढ़ाई किया है। और उनके लाइफ में हमेशा ऐसा होता है, वापस 12th वाला टाइम कब आएगा या 10th वाला टाइम कब आएगा, जिसके लिए जो अच्छा गया एग्जाम। आप चाहो तो टीवाई को भी बोल सकते हो, बट जनरली टीवाई के अंदर कोई बच्चा पढ़ता नहीं। रेयरली स्टूडेंट स्टडी इन टीवाई बीकॉम। मेजर फोकस 12th ही होता है। ये हमारा सीए इंटर, और इधर किधर हमारा सीए फाउंडेशन था। अगर सिंपल क्वांटिफिकेशन करेंगे तो 12th अगर x था तो सीए फाउंडेशन वाज नॉट लेस देन 3 और 4x। इतना तो मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे फाउंडेशन का पेपर देते समय। लेट अस मेक इट अ सिंगल नंबर 4x, and if CA foundation was y, this is not less than 7y. So x की भाषा में बात करेंगे तो 28x। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में। ये बात थी क्वांटिटी के बारे में, अब बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में। 12th आपने कितना पढ़ा था? 12 मंथ्स अप्रॉक्स, कोई कोई तो उससे ज्यादा भी पढ़ा था। क्या आजकल बड़ा फैशन है हर चीज जल्दी चालू करने का।
मैं तो पहले से ही उसके फेवर में नहीं था, लेकिन अभी लोग करते हैं तो मुझे भी पढ़ाना पड़ता है। तो 11th स्टैंडर्ड में ही 12th का पढ़ाई चालू हो जाता है। 11th जब नवंबर दिसंबर होता है तभी 12th चालू हो जाता है, और एग्जाम फेब में, मतलब इनफैक्ट 12 मंथ से ज़्यादा बचा पड़ता है। सो 12th स्टैंडर्ड हैज़ बीन स्टडीड मोर देन 12 मंथ्स। लेट अस टेक 12 मंथ्स। अगर मुझे 12th के जैसा ग्रिप यहाँ चाहिए तो मुझे 28 ईयर्स बाद इंटर देना चाहिए। मतलब आपका इंटर का एग्जाम आएगा जब आप मिडिल एज में होंगे, मतलब आपके बच्चे वगैरह कुछ बीकॉम में पहुंचेंगे तो वो फाउंडेशन देंगे और आप 12th होंगे। फाइनल तो पता नहीं कब देंगे फिर। तो अगर आप 12th के जैसी क्वांटिफिकेशन की बात करो तो सीए इंटर 28 ईयर्स बाद देना चाहिए आपको, बरोबर। अब हम लोग बात कर रहे हैं सीए इंटर का क्लास चालू कर रहे हैं हम लोग जैन फेब में। और आप बोलते हो कि सर आप एंड कर दो हमारा जुलाई अगस्त में। So we have almost 6 to 7 months. You want to complete 28 years task in 7 months. Now tell me how it is possible. ये कैसे पॉसिबल? आपको प्रॉब्लम समझिए अपनी। देखो, यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिचुएशन वी आर फेसिंग। ये जो मैंने लिखा है, जब तक आप ये बात नहीं समझोगे ना, तब तक आपको पढ़ाई का सीरियसनेस ही नहीं आएगा। मैं आपको जो भी बोलता हूँ, देखो जो भी मैं बोलूँगा आपको पहले से मालूम है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप पहली बार सुन रहे हो। बचपन से आपके टीचर लोग बोलते आ रहे हैं दिस इज टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। पता नहीं कितनी बार आपने टर्न मार लिया है। जैसे मेरे लाइफ का इंसिडेंट सुना हूँ तो मैं 10th में था। हमारे ज़माने में तो बोर्ड 8th में भी होता था। तो 8th में थे तो टीचर बोलती थी टर्निंग पॉइंट है, तो हम टर्न हो गए उसमें। फिर 10th में वापस टर्न हुए, फिर 12th में वापस टर्न हुए, फिर टीचर लोग बोले बीकॉम टर्निंग पॉइंट, वापस 8th की जगह पे पहुँच गए। तो हर स्टैंडर्ड में टीचर यही बोलती है टर्निंग पॉइंट टर्निंग पॉइंट। मैं ये नहीं बोलता हूँ टर्निंग पॉइंट है, बट दी स्टैंडर्ड्स का इंपॉर्टेंस आपको समझना चाहिए। तो आपको समझा, इसका भारी भरकम चीज समझा। अब इसकी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, बिकॉज यू गाइज आर मोर इंटेलिजेंट। मतलब रोज टाइम टेबल बनाते हो, प्लानिंग करते हो। मतलब मेरे को याद है, आपने किया भी होगा, 10th की एग्जाम थी, क्लासेस में बहुत धमाल किया चिन्मय ने, खतरनाक मस्ती की। जनवरी में उसको याद आया कि यार अपनी 10th की एग्जाम है। जनवरी से रोज भगवान के मंदिर जाता था, गणपति बप्पा मोरिया, भगवान 10th में संभाल ले, 12th रोज पहले दिन से पढ़ूंगा, फर्स्ट डे से पढ़ूंगा। भगवान ने बोला ठीक है, 10th पास करवा दिया उसको। 12th में भी भूल गया भगवान को क्या प्रॉमिस किया था। जैन में याद आया 12th की एग्जाम है, भगवान को गणपति बप्पा को बोला इस बार पक्का मैं भूलूंगा नहीं, सीए फाउंडेशन फर्स्ट डे से पढ़ूंगा। भगवान ने बोला ठीक है। सीए फाउंडेशन भी पढ़ा नहीं। अक्टूबर में बोला याद आया एग्जाम देनी है मुझे। गणपति बप्पा ने बोला पिछली बार भी यही बोला 2 बार, इस बार पास नहीं करूंगा। भगवान ने झटका दे दिया, तो इसको याद आया पढ़ना पड़ेगा। फिर अगला अटेम्प्ट खूब पढ़ाई किया, पास हो गया। अब भगवान तो आप पे विश्वास छोड़ ही चुके हैं। तो सीए इंटर में भी आप 2 महीने पहले बोलेंगे भगवान बस सीए इंटर बचा ले, फाइनल में पहले दिन से, तो ये विश्वास तो करने वाले नहीं है। 10th 12th धोखा दिया आपने उनको ऑलरेडी। तो पहले ही डिसाइड कर लो क्या प्लानिंग करनी है अपने को। बताओ क्या प्लानिंग करेंगे? प्लानिंग 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 फॉर सीए इंटर। जो हम बात करेंगे ना, वो बात आपको फुलफिल करनी है। बोलो कैसे पढ़ाई करेंगे? मैं नहीं बोलने वाला हूँ, आपको ही बोलना है। इंट्रोडक्शन में सब जो टर्म्स एंड कंडीशन आज एग्रीड हो जाएंगे, साइन कर लेंगे। अब
तो उसी के बेस पे पढ़ाई होगी ना। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है, मतलब जैसे है, जैसे अभी 28 इयर्स का जैसे अपन ने कर लिया, तो 6 मंथ्स में अगर करना है तो एग्जॉस्टिवली पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ कुछ टाइम वेस्ट करके या ध्यान नहीं देके। इसको और बेटर वे में बोल सकते हैं, यू कैन टेल टाइम वेस्ट नहीं करना इज नेगेटिव थॉट, कंटिन्यूटी रखना है, कंसिस्टेंसी रखना है। हाँ, और अच्छा वर्ड होता है इसके लिए, और भी अच्छा वर्ड आप लोग बहुत यूज करते हो। बोलो बोलो, राहुल अंकल बोलो। बोलिए बोलिए, जो अभी चिन्मय ने बोला इसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं रेगुलर स्टडीज, बराबर ना। रोज पढ़ाई करना, डेली और डेली, डेली पढ़ना पड़ेगा। और कुछ किसकी प्लानिंग? वो तो जब तक क्लास में नहीं होगा तब तक कैसे होगा? क्लास में तो आप जब पढ़ोगे तब तो जो पढ़ा रहे वही पढ़ना पड़ेगा, उसमें वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे आएगा? वो तो एक अटेम्प्ट फेल होने के बाद पता चलेगा वीक और स्ट्रॉन्ग क्या है। अभी फिलहाल कैसे समझेगा अपने को कि वीक स्ट्रॉन्ग क्या है? अभी तो जैसे क्लास में पढ़ाएंगे वैसे ही पढ़ना पड़ेगा ना अपने को। और हाँ, वही रेगुलर स्टडीज, मतलब वही हो गया, रेगुलर स्टडीज करना है अपने को। और मैं डर जाता हूँ, फोकस एक ही जगह रखना है, उसमें कॉलेज के बच्चे बोलते हैं दैट्स ट्रू, वेरी बैड। ये इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट वर्ड गलत है, फोकस ऑन AIR इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरा ऐसा मानना है हर बच्चा रैंक ला सकता है अगर उसको उसकी स्किल और उसको उसकी ताकत का पता चल जाए। बिकॉज मेरे क्लास में बच्चे सेकेंड अटेम्प्ट में इंटर में रैंक लाए हुए, तो क्या वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं ला सकते थे? और नॉर्मल बच्चे जिसको 10th 12th में 65 70 75% है, वो भी लाए हुए हैं। तो मेरा हमेशा से मानना है कि स्टूडेंट जब तक खुद डिसाइड नहीं करता है कि मुझे ये अचीव करना है, दिस इज माय टारगेट, तब तक चीज नहीं होती है। तो वो डिसाइड तो उसको ही करना पड़ेगा। जो टारगेट खाली फर्स्ट अटेम्प्ट पास नहीं, बिल्कुल खतरनाक मार्क्स से पास होना है। तो रैंक का सोचेंगे तो एटलीस्ट अपन 800 में से 500 650 तो लेके आएंगे। पास का सोचेंगे तो बॉर्डर पे आएगा 401 402 403, तो लोग अपनी इंसल्ट कर देंगे किस्मत से पास हुआ है। एम्स थोड़े हाई होने चाहिए, जितने हाई एम्स होंगे ना उतने आपके एफर्ट्स अच्छे होंगे। और फिर उसके बाद क्या 2 पॉइंट लिखे अपन ने। हाँ प्रतीक कुछ बोलो। रेगुलरली अटेंड क्लास, और क्या? What else? 100%? यस, तो 100 से ज्यादा ही होना चाहिए, 100 नहीं। एफर्ट शुड बी मोर देन 100%। तो चलो एफर्ट शुड बी मोर देन 100%।
घर पे कभी शादी देखी है आप किसी के घर पे? लड़की के साइड की शादी देखी है? मतलब बारात आने वाली है। देखो कितनी मेहनत करते हैं अपन। दूल्हा आएगा, बारात आएगी, बारात का स्वागत करेंगे, कितनी की कितनी प्लानिंग करते हैं। पहले वो घुसेंगे, उनको बड़े लोग नमस्ते करेंगे, दो लड़की लोग वो माला पहनाएंगी, पीछे दो जन इत्र छिड़केंगे, आगे दो जन गुलाब का फूल देंगे, उसके आगे दो जन पेन टंगाएंगे या वो स्कार्फ देंगे। फिर उसके आगे एक वेट्रेस रहेगी जो सबके हाथ में एक नैपकिन देगी, गीला गीला, बारात में नहा के आए तो पसीना हो गया रहेगा। कितनी प्लानिंग और परफेक्शन के साथ काम करते हैं अपन। इतना बरोबर ध्यान रखते हैं कि तू ऐसे खड़ा रहे, थोड़ा आगे पीछे ऐसे, मतलब बरोबर दिखे। शादी के रिसेप्शन की फोटो खिंचवाते देखो, सर्कल बरोबर बना देता कि सब फोटो में आने चाहिए अपन। तो सोचो आप, वो इवेंट में तो कुछ मॉनेटरी फायदा ही नहीं है, सब मॉनेटरी नुकसान है, फिर भी इतना अपन तैयारी करते हैं। इधर तो मॉनेटरी फायदा होने वाला है, तो आपका एफर्ट्स में कभी नहीं हो। शादी में दो दो तीन तीन दिन तो सोते ही नहीं है। मतलब यंग जनरेशन तो हार्डली कभी सोती, जैसे अभी तो आजकल तो सब कैटरिंग वाले रहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन वी यूज्ड टू बी यंग, मतलब इन कॉलेज एंड ऑल, तो हमारे घरों पे शादी होती थी तो कैटरिंग वाले थोड़ी होते थे, हम लोग को ही काम करना है, तो जितने यंग बच्चे हैं सबको काम धंधे पे लगा देते थे। तो मुझे याद है हम लोग ही सब जितने यंग लड़के लड़कियां हैं सब, वो स्टेज भी हम ही सजा रहे हैं, मेहमानों के डेकोरेशन का काम भी हमें ही करना है। तो जिधर काम रहता था उधर ही सब सो जाते थे। स्टेज पे लड़कियां सो गई, नीचे गद्दे लड़के सो गए ऐसे, क्योंकि काम करते करते सो जाते थे। सो मेरा कंक्लूजन क्या है कि वो नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी में अपन इतनी प्लानिंग इतनी मेहनत करते हैं, तो इसमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आपको ये सोचना है ये इवेंट बिल्कुल सक्सेसफुल इवेंट होना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्लानिंग हर चीज के लिए होनी चाहिए। शादी में देखो लाइट चली गई तो जनरेटर मंगा के रखते हैं, बराबर ना, पहले से ही ऑर्डर करके रखते हैं अपन। कितनी सारे स्टैंड बाय चीजें रखते हैं कि ये हो गया तो ये करेंगे, ये हो गया तो ये करेंगे। ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी बहुत कुछ लगेगा आपको। तो नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ? सोचो, अरे बहुत बहुत आपने अपने स्कूल टाइम में, पता है, बहुत टाइम टेबल बनाया था आपने। मॉर्निंग गेट अप 6 o'clock, टेक बाथ, गो टू स्कूल बस 6:30, रीच स्कूल 7 o'clock, आफ्टर अटेंडिंग स्कूल कम 2 o'clock, change dress, take lunch 2:15, play, go to play 2:30, come back 5 o'clock, study 5 to 5:30, then go for playing with friends again, come 7:30, do homework 7:30 to 10, 10 7:30 to 8, then take dinner, then again go to play, come 11 o'clock, arrange school bag and sleep. पढ़ाई एक ही घंटा होती थी पूरे टाइम टेबल में, बाकी टाइम टेबल बिल्कुल खतरनाक होता था आपका, बराबर ना। सो वैसा कुछ प्लानिंग तो चाहिए ना अपने को। हाँ चलो, प्रणय पूर्वा से कुछ पूछ लेते, दोनों ऐसे फील करेंगे, उनसे बात नहीं किया मैंने। हाँ प्रणय पूर्वा कुछ बोलो पॉइंट, लोगों को लगना चाहिए कि आप लोग भी हो हमारे साथ में। हाँ प्रणय बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रणय अंकल बोलो जल्दी जल्दी। पूरा हार्ड, पूरा हार्ड वर्क, 14 to 15। और एक गजब बात बोल दी। प्रणय बोलता है कि बहुत हार्ड वर्क करना है, 14 to 15 आवर्स पढ़ाई करनी है हमारे को, 14 to 15 आवर्स स्टडी। और चलो मैं कुछ बोलता हूँ अभी, आपने आपको और कुछ बोलना है तो बोल लो, अभी अपने मन की निकालो, फिर मैं बोलता हूँ। दोस्त एक मतलब वो पढ़ने वाले एक सर्कल में रहना चाहिए, ज़्यादा भटकना नहीं चाहिए।
मेरे क्लास में पास्ट में ऐसा हो गया, सब दोस्त पढ़ने वाले ही होते थे, लेकिन 8-10 जन का ग्रुप बन जाता तो फिर पढ़ाई नहीं होती थी। ये मतलब हाँ, ये भी पढ़ेगा ये। सब पढ़ाई वाले ही थे पर पढ़ते नहीं थे, व्हाट्सएप पढ़ते थे सब। और कुछ नया कुछ बोलना है आपको? चलो मैं बोलता हूँ। देखो कभी भी है ना, हर चीज का एक सिस्टम होता है। एग्जाम का लेवल के हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं कि कुछ गड़बड़ नहीं हो। तो मेरा क्या कहना है कि जब भी अपन प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग थोड़ी बराबर होनी चाहिए। हम एग्जाम के पहले जो पढ़ने वाले हैं हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। 12th के जैसा नहीं है कि आप सब पढ़ लोगे, इतनी बड़ी बुक रहेगी। अकाउंट्स की 200 पेज की 5 नोटबुक भरने वाली है, कॉस्टिंग की 3 से 4, एफएम की 3-4, तो इतना वास्ट सब्जेक्ट रहेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या एग्जाम के पहले पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो स्टेप 1 आपका नोट्स प्रिपरेशन शुड बी गुड। स्टेप 1 नोट्स प्रिपरेशन शुड बी गुड। और ये मैंने देखा है, ये बहुत काम आता है। इसलिए मैं क्या करता हूं, 3 कलर के पेन यूज करता हूं, रेड, ग्रीन और ब्लैक या ब्लू। ब्लैक या ब्लू से हम लिखेंगे नॉर्मल जैसा लिखते हैं ना, वैसा लिखा करेंगे। जब भी मैं कोई चीज पढ़ाऊंगा, अपने क्लास में पढ़ाने का स्टाइल कैसा होता है, जैसे भी मैं कल भी एक स्टूडेंट से बात कर रहा था। What she said me, she failed, वो मेरे क्लास की स्टूडेंट नहीं है, उसने मेरा नंबर दिया, बात करेंगे। What she said कि मैं ना कोई भी सम का सॉल्यूशन देखती हूँ ना, उसके बाद ही मैं कर सकती हूँ। आप मुझे सम दे दो, मेरे से ऐसे नहीं होगा, मैं एक बार तो पढ़ूंगी फिर ही कर सकती हूँ। जबकि सीए एग्जाम में जो हम पढ़ के जाएंगे सेम सम नहीं आएगा। तो हमको अननोन सम्स करने की आदत होनी चाहिए। वी शुड एबल टू हैंडल सरप्राइजेस। जब तक हमें वो प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तब तक एग्जाम बहुत टफ लगेगी। तो वो कैसे हैंडल होता है, तो मैं हमारे क्लास में कैसा करते हैं अपन कि पहले हम आपको कुछ पढ़ा देंगे, समझो एक चैप्टर चालू किया, उसकी थियरी वियरी सब पढ़ा दी, कर दी, एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मैं सम करने को दूंगा, तो मैं पहले सम नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा क्वेश्चन 1 रीड करो, सॉल्व करो। तो जो मेरे से 11th-12th में पढ़े तो उनको तो आदत है, जो मेरे से पहली बार पढ़ेंगे वो अरे क्या आपने को पहला सम ही करने को दे दिया, खुद कर ही नहीं रहे, कैसे अपन कर पाएंगे। आपने थियरी पढ़ा ना, तो थोड़ा तो दिमाग में गया होगा, तो कोशिश करो ना करने की। तो मैं उनको जबरदस्ती करवाता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले तुम करोगे, उसके ऊपर लिखोगे माई सॉल्यूशन, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो आपको समझेगा कि आपने कौन सा सेंटेंस गलत इंटरप्रीट किया है। जो सेंटेंस आपने गलत इंटरप्रीट किया है आपको समझेगा, तो उसके ऊपर लिखना सर सॉल्यूशन, कंपेयर करने का। आपने कुछ कंक्लूजन निकाला खुद ने, उसको ग्रीन पेन से ऊपर मार्जिन में लिखने का, ऐसे। समझिए नोटबुक है, तो ऊपर मार्जिन के अंदर, नीचे लेफ्ट साइड के मार्जिन में ग्रीन पेन से जो आपने कंक्लूजन निकाला, उस सब में जो ट्रिकी पॉइंट रहेगा, जो सब बच्चे रॉन्ग करेंगे, वो मुझे पता है, वो मैं मार्क करके बताऊंगा, वो रेड से मार्क करके रखने का। ऐसा हर सम करते जाने का। तो उससे जब भी हम कोई चीज, देखो कोई भी चीज याद कैसे होती है, जो अनयूजुअल चीज है वो आपको याद होगी। यूजुअल चीज कभी याद करने की जरूरत नहीं है, जो कॉमन सेंस है वो कभी याद नहीं करना है हमको। याद क्या करना है, जो नई चीज है। तो जब हम खुद करेंगे, हमारी गलती पता चलेगी, तो हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा, हाँ ऐसी सिचुएशन में ऐसा करने का। तो वो सम होने के बाद मैं बोलता हूँ एक बार रिवाइज कर लो, तो फटाफट क्वेश्चन रीड करके रिवाइज करके खुद को बोलने का, क्वेश्चन में ऐसा सेंटेंस दिया रहे, मतलब ये मीनिंग होता है, ताकि हमें ये मीनिंग ही लेना है। सो दिस वे सब कुछ सेव होते जाता है दिमाग। ऐसा हमें सब करना है। यहाँ पर इंडेक्स बनाना है पहले पेज पे। पहले पेज पे इंडेक्स बना के हमारे को क्या करना है कि चैप्टर 1 लिखा है इधर, उसके नीचे 5-6 लाइन छोड़ देगा, चैप्टर 2 5-6 लाइन, चैप्टर 3 5-6 लाइन।
3 चैप्टर से ज्यादा एक बुक में आएंगे नहीं, बहुत रेयरली आएंगे। पेज नंबर देख के रखने का नोटबुक के अंदर, 1 2 3 आगे सब जगह पे ऐसा। फिर जो सम अपन ने किए क्लास में, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट लगता है तो इंडेक्स के चैप्टर के नीचे लिखने का, रेफर क्वेश्चन 1 पेज दिस, क्वेश्चन 7 पेज दिस, और आगे। फिर जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है, मैं हमेशा बोलता हूँ खत्म होने के बाद में है ना 3 4 5 पेज छोड़ देने का, फिर अगला चैप्टर चालू करने का। क्योंकि मैं जैसे ही अपने क्लास की बुक से सम खत्म होता है ना, मैं बच्चों को बोलता हूँ अभी सीए इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है, मॉड्यूल, आप वो सॉल्व करो, और जो पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आता है वो सॉल्व करो। तो बच्चे लोग वो सॉल्व करने को देता हूँ, फिर हम क्लास में डिस्कस करते हैं। उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे पता है किसके आंसर्स नहीं आएंगे, तो मेरे नोट्स में डाल के रखता हूँ मैं पहले पीछे। तो वो जो अपन डिस्कस करेंगे अगेन वी विल सॉल्व। समझो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन में या मॉड्यूल में समझो 10 क्वेश्चन है, 10 में से 9 आपने कर लिए, एक नहीं हुआ आपसे। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, क्लासेस के नोट्स पढ़ने के बाद मॉड्यूल का एक ही सम ऐसा है जो हमको टफ लगा था, तो इंडेक्स में लिख लो क्वेश्चन दिस ऑफ मॉड्यूल टू बी रेफर्ड। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन किए जिसको कंपाइलेशन या प्रैक्टिस मैनुअल बोले यहाँ पर, उसमें 28 सम है, 28 में से 26 आपसे हो गए, 2 नहीं हुए, लिख के रखो 2 इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के एक दिन पहले आपको क्या पढ़ना है, क्लासेस के नोट्स, मॉड्यूल का एक सम, पीएम के 2 सम। अच्छा, क्लासेस के नोट पीएम और मॉड्यूल जब करोगे तो उसमें भी कोई सम आपसे सॉल्व हो गया, पर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको लगी इंपॉर्टेंट है, वो मार्क करके रखो, और इधर इंडेक्स में लिख लो रेफर पेज दिस, नोट दिस, पेज नोट दिस, अभी लिखते जाओ। तो एग्जाम के एक दिन पहले आपको पता है मुझे क्लासेस का नोट्स पढ़ना है और पीएम और मॉड्यूल की चीजें करनी है, और कुछ नहीं करना है, पूरा नहीं करना है, सिर्फ इतना ही पाठ करना है। क्लासेस के नोट्स के अलावा आप जो भी चीज पढ़ोगे इट इज योर प्रैक्टिस वाला चीज, उसमें से जो काम का है वो लिख के रखो, नहीं तो लास्ट डे कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, उसके पास क्या होता है, क्लासेस के नोट्स है, मॉड्यूल है, पास्ट पेपर्स है, और एक दो दोस्तों के क्लासेस के नोट्स वगैरह जेरॉक्स वाली, अब उसको कंफ्यूजन क्या, पढ़ू क्या, और लास्ट डे पूरा पढ़ के नहीं होता है तो एग्जाम में टेंशन में जाता है। अपने को पता है क्लासेस के नोट्स से हमारा 95% सॉल्व हो जाता है, एक दो चीज बचती है जो नहीं होता है, वो भी हमने देख ली। तो एग्जाम में कोई भी चीज आएगी तो वी विल बी एबल टू डू, हमको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा मेरा एक स्टूडेंट था, वो फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट दिया ना तो फेल हो गया, मेरे पास आया, सर मैं फेल हो गया। बोला क्या हो गया विजय, बोले सर मैंने ना एक्चुअली समझ ही नहीं रहा था क्या पढ़ूं, मैंने ना लाइब्रेरी में बैठता था तो बच्चे लोग बोलते थे अरे मस्त नोट्स है, प्रिसाइज, सब जेरॉक्स 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 जेरॉक्स, बोले एक एक सब्जेक्ट की जेरॉक्स होगी। एग्जाम के एक दिन पहले मैं सब पढ़ के नहीं गया तो एग्जाम में टेंशन आ गया, यार पढ़ के नहीं हुआ मेरा, पढ़ के नहीं हुआ। आपका दिमाग ना साइकोलॉजिकल दिमाग है, आपको पता है कि ये बुक पढ़ दूंगा ये सफिशिएंट है, आप पढ़ के गए तो कॉन्फिडेंस है इसमें से आएगा। आपने 10 बुकें रखी पढ़ने को और 6 ही पढ़ के हुई तो ऐसे डर लगेगा, अरे यार 4 पढ़ी नहीं, अब क्या होगा, उसमें से कुछ आ गया तो। पहला अपना ट्रस्ट फैक्टर आता है वो पर्टिकुलर कंटेंट मटेरियल पे जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो स्टेप 1 इज ऑलवेज योर नोट्स प्रिपरेशन पार्ट शुड बी गुड। फिर आता है स्टेप 2, स्टेप 2 रहेगा रेगुलर रिवीजन। देखो एक सिंपल इंसान की जो टेंडेंसी होती है ना, हमको कोई भी चीज ना जब तक सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी ना तो कॉमन सेंस नहीं बनेगी। हम कोई भी चीज बोलते हैं ना कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस कब बनती है, जब सबके बीच में कॉमन है। तो रोज मैं कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा, कॉस्टिंग के टर्म्स आप रोज सुनोगे तो कॉमन हो जाएगा वो, दैट विल बिकम कॉमन सेंस। लेकिन जब तक कॉमन नहीं होगा पढ़ना पड़ेगा। तो एक इंसान को कोई भी चीज पढ़ाने के बाद मैक्सिमम 12 घंटा याद रहती है। आप वो 12 घंटे में रिवाइज कर लो। मतलब आज मैंने क्लास में कुछ पढ़ाया तो आज आप घर जाते से पहले रिवीजन कर लो जो पढ़ाया। आपको घर पे रिवीजन मतलब बुक खोल के करना है तो जरूरी नहीं है। आप समझो ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, मैं तो हमेशा बोलता हूँ क्लास आना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, बाइक और खुद का व्हीकल यूज मत करो। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टाइम रहता है ना उसमें अपन रिवीजन कर सकते हैं, बुक खोल के थोड़ी करना है। समझो ट्रेन में बस में खड़े हैं, खड़े खड़े सोचने का आज सर ने क्या पढ़ाया था, स्टार्ट किया था सर ने, हाँ कंपनी फाइनल अकाउंट चालू किया था, कंपनी फाइनल अकाउंट में सर ने अपने को पहले बोला था कंपनी फाइनल अकाउंट अभी चेंज हो गया है, पहले अलग शेड्यूल सीट्स होता था अभी चेंज हो गया है, उसमें सर ने पार्ट ए बी ऐसे करके बताया था, फॉर्मेट दिया था, फॉर्मेट में क्या दिया, ऐसे खुद ही बोलो तो दिमाग पे जोर दोगे ना तो इट विल इम्प्रूव योर रिकलेक्शन पावर।
रिकलेक्शन पावर बढ़ता है। इससे क्या है, हमको आदत हो गई पढ़ने के बाद दिमाग से वापस बाहर निकालने की। बच्चे लोग सिर्फ पढ़ते हैं, कभी वापस निकालते नहीं है, तो एग्जाम में निकलता ही नहीं है बात, क्योंकि कभी दिमाग पे जोर दिया ही नहीं हमने कि जो पढ़ा उसको सोचे कि हमने क्या पढ़ा। तो वो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस करनी, रोज रोज यही करना है। क्लास में पढ़ाने के बाद रास्ते में जाते समय सोचना है, घर पे जाके एक बार बुक खोल के जो पॉइंट याद नहीं आया था वो देख लेने का है। नेक्स्ट डे क्लास आएंगे तो आते से ही पहले जो कल पढ़ाया था पढ़ लो। अगर आपने उतना काम कर लिया रास्ते में आते समय और आते से पढ़ लिया वापस, तो यू विल फील क्लास इज कनेक्टिंग, कल जो चालू था वहां से ही चलेगा। ये जब मैं बच्चों को ये इंट्रोडक्शन लेक्चर में बोलता हूँ ना, 10 दिन सब फॉलो करते हैं, 15 दिन बाद सब औकात पे आ जाते हैं। इसलिए हमेशा पहले 2 चैप्टर सबको याद रहते बाय हार्ट, बात के क्या आए क्या गए कुछ पता ही नहीं चलता है। तो अपने को ये सिस्टम रोज मेंटेन करना है, रोज अपने आप को एनर्जाइज करो कि सर ने ये सिस्टम बोला है आपने। तो ये जब मैं स्क्रीन दिखाऊंगा तो यू कैन टेक अ पिक ऑफ दिस इफ यू वांट, अदरवाइज तो ठीक है। तीसरा, टेस्ट। यू नीड टू गिव टेस्ट। पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, टेस्ट दो। मैं बोलता हूँ आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, समझो मॉड्यूल भी नहीं हुआ, पीएम भी नहीं हुआ, तो भी टेस्ट कंडक्ट किया ना क्लास पढ़ाने के बाद, तो टेस्ट दो। आपको समझे तो सही कि पढ़ने के बाद मैं कितना रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ, कितना मैं हैंडल कर पा रहा हूँ। और मैं सम पूछूंगा तो नया सम पूछूंगा जो आपने नहीं किया, तो थोड़ी तकलीफ होगी। शायद आपने इतना अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा, फिर भी टेस्ट में आपको 2 मार्क्स आएंगे 20 में से, 1.5 आएंगे, 3.5 आएंगे, 0 भी आ सकते हैं। तो उसमें घबराने का बात नहीं है, मतलब हम कितना हैंडल कर पा रहे हैं, मतलब हमें कितना पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर का मैंने क्लासेस में अटेंड किया था और उसके बाद मैंने टेस्ट लिखा बिना पढ़े, तो मुझे 2 मार्क आ गए, मतलब मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा इसमें। ये हमको कंक्लूजन देता है। तो टेस्ट और टेस्ट का सोल्यूशन देखना, खाली टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड सी सोल्यूशन। मेरा अभी तक पास्ट तजुर्बा कैसा है कि जो बैच में पढ़ाता हूँ, बच्चे क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डेढ़ शाणे होते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़े सिंसियरली बात मानते हैं। तो मैं पहले जब बैच पढ़ाता था ना, तो मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट भी था, अत्याचारी भी था, बच्चों की बात सुनता ही नहीं था। मैं बोला जो बोला करने का है, बाकी दिमाग फोड़ी नहीं चाहिए। अभी क्या आजकल सब सिंगल चाइल्ड वाले बच्चे हैं, बच्चे को थोड़ा टॉर्चर करो तो रोने लग जाते, घर से करोगे, पापा बोलेंगे मेरा बच्चा बहुत, आप समझो बहुत सीधा और भोला भाला है। अरे मुझे पता है का भोला भाला, चिन्मय की मम्मी रोज बोलती है मेरा चिन्मय, सच्चाई तो हम सबको मालूम है कैसा है वो। तो कहने का मतलब क्या है कि एवरीवन फील कि देयर चाइल्ड इज बहुत नाजुक, ये वो, इसलिए पेरेंट्स खुद ही बच्चे को बोलते हैं एक ही ग्रुप देने का। मैं हमेशा बोलता हूँ 2 ग्रुप देना है, रैंक 2 ग्रुप में आती है, एक ग्रुप में नहीं आती। और अपना टारगेट वही होना चाहिए, चाहे आपको 12th में 60% हो या 75, अभी पढ़ेंगे सब वसूल है। मैं बोलता हूँ आएगा, कोशिश तो करो। आप कोशिश करे बगैर कैसे बोल सकते हो कि आपकी रैंक नहीं आएगी? You are capable of bringing rank. Each and every student is capable of bringing rank. Just he need to realize his ability. मेरा हर बुक में लिखा रहता है, देखो everyone has, we all have ability. The difference is how we use it. तो कुछ ऐसा नहीं है, आप ला सकते हो, एफर्ट्स डालना है। तो टेस्ट देना है, टेस्ट का सोल्यूशन देखना है। तो मैं पहले क्या करता था, मैं ना टेस्ट का क्वेश्चन पेपर ना प्रिंट दे देता था और फिर पेपर क्लास में इधर उधर एक्सचेंज करा के चेक करवाता था। तो जब चिन्मय का पेपर प्रतीक चेक करेगा, प्रतीक का राहुल चेक करेगा, राहुल का स्नेहा चेक करेगी, स्नेहा का ईशा चेक करेगी, ईशा का ये चेक करेगा, तो उसको खुद को समझेगा यार कितनी खराब हैंड राइटिंग लिखी है, समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को। तो खुद को रियलाइज होगा कि एग्जामिनर कैसे रीड करता होगा यार, मैं इतना गंदा लिखता हूँ। वो स्टूडेंट ने बिल्कुल खिचड़ी बना के सोल्यूशन बनाया हुआ है, कैसा लिखा है, मैं कैसे ढूंढूं इसमें अमाउंट किधर करेक्ट है। तो उसको खुद को फील होगा, अरे हाँ यार बरोबर लिखना चाहिए मेरे को, मैं भी तो वही करता हूँ यार। दिस क्रिएट रियलाइजेशन। प्लस वो जब चेक करता है ना, तो दूसरों का गलती निकालने में बहुत मजा आती है। तो उसको ना की पॉइंट याद होते जाते हैं, अच्छा दूसरे के मार्क्स काटने में बहुत मजा आती है। तो अपने को समझने लगता है कि मार्क्स किधर भी कट सकते हैं। सो दिस क्रिएट्स एक अलग ही चार्म, पर ये सब के लिए ना टाइम लगता है। मेरा एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगता है उसके लिए मुझे, ये सब में मेहनत लगती है भाई। मेरे लिए बहुत आसान तरीका है बाहर पेपर चेक करने को देने को, खाली इसको पैसा देने का है, मेरा टाइम बच जाता है।
लेकिन इधर मगजमारी क्या होती है, एक एक से चेक कराओ, समझाओ, और वो खुद इमीडिएट देखता है ना, फर्क पड़ता है। मेरे जो बैच में मैं ऐसा करता था ना, 80% स्टूडेंट यूज टू क्लियर, 80% बच्चे पास हो जाते थे। इनफैक्ट वो जो 20% रहते थे ना, वो भी पास होने जैसे क्वार्टर पे रहते थे, पर वो कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, तो इफिशिएंसी इंप्रूव होती थी। क्योंकि मैंने देखा है, बच्चा टेस्ट लेते ना, अपन पेपर देते ना, चेक करके मार्क्स कम आए से, वो आगे खोल के ही नहीं देखता, 6 आए 4 आए रख देता है, सोल्यूशन से कंपेयर ही नहीं करता है कि उसने गलती क्या की। वो एक सबसे बड़ा हेडेक है, वो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ये जैसा हमने टेस्ट एंड सॉल्यूशन देखा, चेक सॉल्यूशन, फिर स्टेप 4, वीकली रिवीजन ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड या फोर्टनाइटली रिवीजन ऑफ व्हाट यू हैव डन इन 7 days 15 days। इससे ना चीज भूलते नहीं। जैसे भी आप पहली बार कॉलेज गए, आपको रास्ता मालूम नहीं था, एमसीसी कॉलेज आया, कैसे जाने का, मैकडी के पास पूछा, भाई साहब मुझे एमसीसी कॉलेज जाना है, अच्छा सीधा जाओ, सीधा जाके लेफ्ट। अपन गए तो छोटी गली दिखी, ये लेफ्ट की आगे का लेफ्ट, फिर पूछा, हाँ वो आगे लेफ्ट, लेफ्ट आया, लेफ्ट लेके दिख ही नहीं रहा, भाई साहब ये राइट जाओ, राइट जाके फिर लेफ्ट लेना, सीधा गए, किधर है कॉलेज, लेफ्ट लेफ्ट, तो सामने कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट वाले बोलते हैं, अरे वो है रे कॉलेज, नाम पढ़ने को नहीं आता, पढ़ा लिखा नहीं है, फिर वापस आते हैं। ऐसा पहली बार तकलीफ होती है, फिर दूसरे दिन अपन बरोबर याद रखते हैं, पहली गली नहीं, दूसरी गली, फिर राइट, कोर्ट में नहीं, इधर, फिर धीरे धीरे हमको आदत हो जाती, क्योंकि सेम चीज आपने रिपीट की कितनी बार। सुबह सुबह 6 बजे निकलो आप, 6 बजे आप रोड पे निकलोगे कॉलेज जाने के लिए, बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको कुछ पता नहीं था कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है। पहले दिन गए, एक अजीब सा प्राणी सामने से निकला, आपने गौर नहीं किया, दूसरे दिन भी वही निकला, तीसरे दिन भी वही, चौथे दिन भी रोज अपने को आदत हो गई, छठवें दिन वो दिखा ही नहीं, अरे आज मैं लेट हूँ कि जल्दी हूँ। So if you walk on the same route again, you remember that. Same way, what you have studied in class, you need to revise once at while going in traveling, घर पे जाके एक बार, दूसरे दिन सुबह आके, फिर फोर्टनाइटली वीकली एक बार, तो वो फिर फिट हो गया दिमाग में। आप वो काम करते ही नहीं, इसलिए तकलीफ होती। पहला 15 दिन आप सब मेरी बात मानोगे, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल आपका फैन हो जाऊंगा 15 दिन में, और उसके 1 महीने बाद मैं जितनी गालियां दूंगा आपको, शायद बचपन से किसी ने नहीं दी। क्योंकि बच्चे मुझे बोलते हैं, सर वो उस दिन मैं वो फाउंडेशन वाला बोला, सर वो पिछली बार ना मैं आपसे मिलके गई थी ना, 15 दिन जबरदस्त पढ़ाई की, 15 दिन बाद फिर औकात पे आ गई। तो जब आपको पता है आपका स्टेमिना 15 दिन मेरे बाद से चंदा रहता है, तो जैसे ही गिरने लगता है, मेरे को मिलो ना वापस, क्लास के बाद रुको। आप क्या बोलते हो, सर वो जो लेक्चर लेते ना, उसी में आप थोड़ा हमारे को मोटिवेशनल लेक्चर, चलो मेरा प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट करूँ आपके मोटिवेशनल के लिए, वो पहला दिन हो गया सब। उसके बाद का मोटिवेशनल लेक्चर आफ्टर क्लास, क्लास के 2 लेक्चर खत्म, उसके बाद बात करेंगे, ये उसमें नहीं, हमारा प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट हो जाता है, ऐसे थोड़ी चलता है, समझे। तो ये खुद को होना चाहिए, करेक्ट, ये सब बात चाहिए ही चाहिए। चलो अभी मैं पहले एक बार ये फाइल सेव करके आता हूँ, बिकॉज फाइल अपनी बड़ी हो जाएगी फिर रिकॉर्डिंग के लिए, फिर आगे बात कर रहे हैं हम लोग, जा नहीं रहे हैं,